तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, खंड एक है, ये ज्योग्राफी का है, क्लास 10th है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th या फिर आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो तो ये चीज आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो खंड को है, इकाई एक का ये खंड को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले भारत तो समझ में आ रहा है, लेकिन संसाधन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, संसाधन क्या है। संसाधन मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि मानवीय आवश्यकता को, जब मानव की जरूरतों को जो पूरा करता हो, ठीक है, मानव की जरूरत को जो पूरा करेगा, जो भी चीजें या वस्तु या फिर जंतु जितना भी कुछ मानव की जरूरतों को पूरा करता हो, वो सारा चीज क्या होता है, संसाधन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे अब देखिए, तो इसमें ये हो कितने प्रकार का हो सकता है ये संसाधन। संसाधन दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का संसाधन हो सकता है। पहला हो सकता है भौतिक संसाधन, दूसरा क्या हो सकता है, जैविक संसाधन। भौतिक में क्या होगा और जैविक में क्या होगा। देखिए, भौतिक संसाधन वैसे संसाधनों को कहेंगे जो हमको भौतिक रूप से कुछ मदद करे। ठीक है, जैसे मिट्टी है, मृदा है, जल है, खनिज है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैविक में क्या हो सकता है। जैव मतलब देखिए, जैव में जो और वो, इसका मिलन है, मतलब कि जीवित समान। जैव वनस्पति हो गया, वन का संपत्ति, तो क्या बोलेंगे, वनस्पति। जैसे कि जीव जंतु हो गया, ठीक है, वन्य जीव हो गया, है ना। पेड़ पौधा से भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो सजीव है ना। वन्य जीव भी सजीव है। जलीय जीव जैसे मछली वगैरह, उसको हम लोग भी खाने का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक और जैविक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। लेकिन ये भौतिक संसाधन है, इसमें से मेन रूप से जो खनिज है, खनिज को बनने में बहुत समय लग जाता है, लंबे समय तक इसका निर्माण होने में लग जाता है। ठीक है, इसलिए ये संसाधन जो है ना, विरल होता है। मतलब जिस देश में ये संसाधन होता है, शायद वो देश क्या होता है, अमीर होता है, लेकिन ऐसा हर मायने में सही नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जिम्मरमैन। किसका नाम है, क्या नाम है, जिम्मरमैन। तो उसने क्या कहे हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। देखिए क्या करते हैं ना, हम लोग मानवीय आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई भी चीजों को, जो चीज हम उपयोग में नहीं है ना, उसको हम लोग अपने तकनीक से अपने बुद्धि लगा करके, तकनीक यानी कि बुद्धि लगा करके उसमें कुछ यूज करते हैं उसको। ठीक है, और यूज करके उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। जैसे बहुत सारा खनिज है, कोयला है, कोयला के बारे में को पहले पता नहीं था तो उसका यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के डेट में कोयला का इतना खनन हो रहा है कि हम लोग उसका मतलब नए नए खदानों को खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खनिज क्या है, समाप्य है, समाप्य योग्य है। मतलब क्या, एक ना एक दिन ये समाप्त होना ही होना है, क्योंकि खनिज का जो निर्माण होता है, उसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए किसी देश का जो प्रगति होगा तो खनिज पर ज्यादा निर्भर करता है। ऐसा मतलब कि हर मायने में नहीं होता है। अब देखते हैं, जैसे कि कवि है ना, कवि, चित्रकार, गायक, ये भी हम लोगों का क्या है, एक प्रकार का संसाधन ही है। कवि, चित्रकार, गायक, ये सब हम लोग क्या करता है, इंटरटेनमेंट करता है। इंटरटेनमेंट मतलब हम लोगों को कुछ रोचक चीजें जो कि हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का कैसे संसाधन, जैसे हम आपको टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप हमसे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और इसके बदले में अपने नेट को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मानव भी क्या है, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब कि 100% मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। क्योंकि दैनिक जीवन में हम लोग किसी अकेले कोई काम को संभव है ही नहीं, तो अकेले नहीं काम को संभव नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको और मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, घर बनाना है या फिर और कुछ करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत होता है। ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, मानवीय संसाधन बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, संसाधन देश का मेरुदंड होता है। मेरुदंड बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को हम बोलते हैं मेरुदंड। अब देखिए, किसी देश का संसाधन क्या मेरुदंड कैसे हो सकता है ना। अब इसमें हम केवल प्राकृतिक संसाधन का बात नहीं कर रहे हैं। अगर यदि खाली प्राकृतिक संसाधन ही रहेगा किसी देश के पास, और उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो इस अवस्था में वो क्या हो सकता है, उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर एक देश है, कोई देश मान सकते हैं, उस देश में इसके अंदर में बहुत सारा खनिज पाया जा रहा है, लेकिन वहां का लोग इतना कम पढ़ा लिखा है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके अंदर में क्या है, तो उस देश गरीब का गरीब ही रहेगा। तो प्राकृतिक संसाधन से ही कोई भी देश धनी या गरीब नहीं होता है।
इसके साथ साथ उसको मानवीय संसाधन भी जरूरत होता है। मानवीय संसाधन क्या है? मानव का टेक्नोलॉजी गुण उसका होना चाहिए, मानव का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसको पता कर सके कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है, कोई संसाधन है जिसको हम निकाल करके अपने दैनिक जीवन में लोगों का कुछ ना कुछ मदद किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जापान देख लीजिए आप, वहां पर प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, इतना विज्ञान के क्षेत्र में इतना ज्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी से वो क्या करता है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जापान का यह उदाहरण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, देश के विकास में अगर हम अब कंक्लूजन निकालें, अपना तर्क दें, तो किसी भी देश का जो विकास होता है उसमें भौतिक, जैविक एवं मानवीय, मतलब क्या, उसके अंदर खनिज भी होना चाहिए, उसके यहाँ पर जैविक जीव भी होना चाहिए और मानव भी, तीनों, भौतिक, जैविक और मानवीय। तो अब है पहला जो बताए थे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है इसको। तो पहला है जैव और दूसरा है अजैव। जैव मतलब वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं जो कि जीवित हो, मतलब कि जो जिंदा हो। ठीक है, अजैव मतलब जो जीवित नहीं हो। जैसे देखिए, जैव संसाधन में वैसा संसाधन जो कि जीवित हो, है ना, तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, पशुधन, मछली, वनस्पति, वन्य प्राणी समुदाय, ये सब क्या है? ये सब जिंदा चीज है, इसीलिए क्या हो गया? जैव संसाधन हुआ। उत्पत्ति के आधार पर क्या बताया हम? दो प्रकार का संसाधन होता है, पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव संसाधन में मनुष्य हो गया, पशुधन हो गया, मछली हो गया, ठीक है, वनस्पति हो गया, अन्य प्राणी हो गया, समुदाय, जितना प्राणी का समुदाय है, ये सारा चीज क्या है ना, तो क्या है, जो सजीव हो वो क्या आएगा? जैव संसाधन कहलाएगा, और जो निर्जीव हो उसको क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए अजैव में क्या आ सकता है? चट्टान आ सकता है, धातु आ सकता है और खनिज आ सकता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, उपयोगिता के आधार पर जो होता है, उपयोगिता के आधार पर दो वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय से हर बार क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो नवीकरणीय के जो उदाहरण है, ये सारा उदाहरण को आप बढ़िया से याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव में इसको बढ़िया से पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए, नवीकरणीय मतलब कि जिसको हम नया कर सके, है ना, वैसा संसाधन हम जिसको हम पुनः पूर्ति कर सके, वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। पुनः पूर्ति का मतलब क्या? फिर से हम उपयोग कर सके। तो देखिए, सौर ऊर्जा डेली धूप तो आएगा ही आएगा, तो वो पूरा पूर्ति हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हुआ। पवन ऊर्जा, डेली हवा बहेगी, ठीक है ना, जब हवा बहेगा तो हवा से क्या होगा? डेली डायनेमो जो उसका घूमेगा और उसे क्या हो जाएगा? ऊर्जा का उत्पन्न होगा। जल विद्युत, यानी कि डैम बना करके हम क्या कर सकते हैं? विद्युत पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आदि इस तरह का जो संसाधन होगा उसको क्या बोलेंगे? हम नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, क्योंकि ये पुनः नया होते जा रहा है। ठीक है, अब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। क्या हो जाता है? लाखों करोड़ों वर्ष बनने में लग जाता है, उसको वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम? वो नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कोयला ले लेते हैं, कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सारी चीजों को बनने में लाखों करोड़ों, क्या होता है? सबसे पहले तो दबता है, जमीन के अंदर में जाता है जीव सब, ठीक है, और वो ताप और दाब के कारण अंदर में रहता है, और अंदर में रह करके वो क्या होता है? या तो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, या फिर परत दर परत जम जाता है। परत दर परत जम गया तो वो कोयला का निर्माण हो जाता है। लिक्विड में रहा तो तेल या गैस बन जाता है। तो इतना बात समझ में आ रहा तो आप लोगों को? देखिए, जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं, मतलब कि जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। नवीकरणीय समझ में आ गया? देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना, जीवाश्म ईंधन में आप एक बार जला देंगे जिस चीज को, वो दोबारा जलने वाला नहीं है। जैसे गैस है, एक बार जला दे तो दोबारा जलने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। ठीक है, इसमें से कुछ है जो कि उसको पुनः पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि लोहा खोद करके निकाले तो उसको पुनः बना तो नहीं सकते, लेकिन अगर यदि खराब हो गया तो उससे कुछ दूसरा चीज बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जीवाश्म ईंधन तो एक बार यूज करेंगे तो उसमें प्रयोग में दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे कोयला को जलाएंगे, राख को फिर से तो नहीं जला सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अब देखिए, स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर, किसके आधार पर? मालिक के आधार पर इसको चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, व्यक्तिगत मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत मतलब, व्यक्ति मतलब होता है एक व्यक्ति। किसी एक व्यक्ति का अगर यदि कोई भी हो चीज, किसी एक व्यक्ति का चीजें हो तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, जमीन हो गया, जमीन का टुकड़ा हो गया,
क्या हो गया, वो किसी खास व्यक्ति का है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन है। घर हो गया और अन्य जायदाद, जैसे कोई भी जायदाद हो सकता है, कार हो सकता है या फिर और बड़ा बड़ा चीजें हो सकता है। अब देखो बाग बगीचा में क्या हो सकता है, बगीचा हो गया, फुलवाड़ी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, चापानल हो गया, इन सारी चीजों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, है ना, वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन में क्या हो गया, उसमें सरकार कहीं ना कहीं उस पर लगान लगाता है। लगान मतलब टैक्स लेती है सरकार। जैसे भूखंड पर, जमीन पर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रसीद कटवाते हैं। क्या कटवाते हैं, रसीद कटवाते हैं, और उसके बदले हमको उस जमीन के बदले हमको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे व्यक्तिगत संसाधन में क्या करना पड़ता है, सरकार को लगान चुकाना पड़ता है, यानी टैक्स चुकाना पड़ता है। अब देखिए सामुदायिक संसाधन क्या होता है। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। किसी खास समुदाय मतलब क्या, देखिए चारण भूमि मतलब वैसा भूमि पर जहां पर कि सभी लोग जाकर के अपने मवेशी यानी पशु को, है ना, जाकर के खाने के लिए जगह हो, कोई खास बड़ा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में कोई भी जाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो, है ना, किसी खास समुदाय का लोग ही जाएगा। जैसे कि ये पूरा जमीन गांव है ना, इस गांव में यहाँ पर चारण भूमि है, मतलब कि चराने योग्य भूमि, खेत प्रति भूमि है, इसमें क्या घास वगैरह है, तो यहाँ के सारे लोग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पूरा देश दुनिया के तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे श्मशान घाट में क्या होता है, किसी खास जगह के लोकल एरिया का ही, वहां के आसपास के जगह का ही क्या होगा, आदमी वहां पर मुर्दे को जलाने के लिए आएगा। मंदिर में भी किसी खास समुदाय के लोग जाएगा। मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि में क्या होता है, किसी खास समुदाय के लोग ही वहां पर जाता है। ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसको कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश का या राष्ट्र का या है ना के अंतर्गत सभी उपलब्ध भूमि या समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक, इसको बढ़िया समझे बारीकी से। ठीक है, कानूनी तौर पर देश में जितना भी संपत्ति है, देश का जितना भी संसाधन है, सभी क्या है, देश का होता है। ठीक है, कानूनी तौर पर। लेकिन अब देखिए उसमें सभी उपलब्ध भूमि या समुद्र तट से, अब यहाँ ये समुद्र तट है, यहाँ से यहाँ पे समुद्र तट है भारत का। ठीक है, यहां से लेकर के 200 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जहां तक जाएगा क्षेत्र, वो क्या कहलाएगा, मेरा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। याद रखना है, देश में जितना भी संपत्ति है, जितना भी जमीन जायदाद जो कुछ भी है, सब देश का है। उसके बाद समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब है अंतरराष्ट्रीय। जब राष्ट्रीय समझ गए हैं आप लोग, तो अंतरराष्ट्रीय समझने आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या होता है, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक तो क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अगर यदि 200 किलोमीटर से ज्यादा इधर वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर भी 200 किलोमीटर से इधर यहाँ वाला क्षेत्र है ना, ऐसे अगर हम घेर लें तो क्या होता है, 200 किलोमीटर से बाकी बाद वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला संसाधन पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला जो आधार है, विकास के आधार पर हम संसाधन को हम क्या, संभावी, विकसित और भंडार और संचित को संसाधन में बांट सकते हैं। विकास के आधार पर हम कितने वर्गों में बांटेंगे, तो 4 वर्गों में बांटेंगे। पहला संभावी, विकसित, भंडार और संचित। तो देखिए पहले संभावी संसाधन होता क्या है। संभावना मतलब संभावी का अर्थ होता है संभावना। ठीक है ना, संभावना हो सकता है कि वहां पर इस तरह का काम कर सकते हैं, संभावना का बात है। तो ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिमालय क्षेत्र का खनिज। हिमालय का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में खनिज मिल रहा है, मतलब कि कुछ नीचे में कोयला मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए या और भी कुछ गैस मिल जाए, लेकिन हमको जान रहे हैं कि तकनीक लगा करके हम देख लिए कि वहां पर है, लेकिन इतना बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, उसको तोड़ना, उसको खोद करके जमीन से निकाल करके तकनीक मेरे पास नहीं रहने के कारण, है ना, ये संभावना है कि वहां पर हो सकता है संसाधन। ठीक है ना। अब देखिए जैसे राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना। राजस्थान में क्या होता है कि हवाएं बहुत तेजी से चलती है ना। राजस्थान में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहां सौर ऊर्जा लगाने का हम लोग चांस ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है ना। गुजरात में क्या होता है
बहुत तेज तेज से हवाएं चलती है तो वहां पर हम पवन ऊर्जा लगा सकते हैं। इस तरह का संभावना है, लेकिन इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये अभी क्या है कि संभावित संसाधन का एक रूप बन के रह गया है। ठीक है ना। तो संभावित संसाधन समझ में आ रहा है। देखिए गुजरात का जो भुज है ना, वहां पर सौर ऊर्जा का एक बड़ा जैसा प्लांट लगाया जा रहा है। क्या है बोले, गुजरात का भुज। याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कहां पर सौर ऊर्जा के एक बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है तो गुजरात का भुज बोलिएगा। ठीक है, वहां पर सौर ऊर्जा के एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। तो संभावित संभावना संसाधन में क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संभावना होता है। जैसे हिमालय क्षेत्र से हम खोद के निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और जैसे राजस्थान में गर्मी तो बहुत ज्यादा है, सोलर प्लेट वहां लगाया नहीं जा रहा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। गुजरात में हवाएं बहुत तेजी से चलती है, लेकिन वहां पर पवन चक्की को लगाया नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब संसाधन क्या हो जाएगा, वहां पर संभावित संसाधन हो जाएगा। अब देखिए विकसित संसाधन किसको कहेंगे। विकसित तो समझ रहे, डेवलप मतलब वो विकास हो गया उसको। सर्वेक्षण मतलब सर्वेक्षण करके उपयोग हेतु, है ना, उपयोग हेतु मात्रा गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो, उसका उसमें देख लिया गया है कि इस वस्तु में इतना मात्रा है और उसका गुण हम लोगों के उपयोग के लायक है। ठीक है ना। इस तरह का संसाधन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, विकसित संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विकसित संसाधन। नेक्स्ट है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध होता है। ये हमारे पर्यावरण में क्या आता है, उपलब्ध होता है तथा मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, पूर्ति करने में यह सक्षम होता है। पर्यावरण में उपलब्ध होता है, हमारे पर्यावरण में क्या उपलब्ध है और मानव की आवश्यकता को, मानव की जरूरत को क्या करता है, ये पूरा करने में सक्षम है। जैसे कि देखिए जल है, जल किससे किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। और ये भी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास तकनीक नहीं है और देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर जल का ढेरों सारा भंडार है, लेकिन हम लोगों के पास तकनीक नहीं है। तकनीक नहीं रहने के कारण ये केवल भंडार संसाधन बनकर के रह गया है कि मेरे पास भंडार है, इसका हम भविष्य में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, जलने का काम करता है। ये ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पानी है ना। लेकिन इसको हम अलग करने का तरीका अभी तक सीखे नहीं, मतलब तकनीक नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसीलिए मेरा क्या हो गया, भंडार संसाधन में संचित है। ठीक है, अब देखिए संचित क्या है, भंडार का ही अंश है, मतलब भंडार संसाधन का ही क्या है, संचित भी अंश है। लेकिन इसमें क्या है, तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, तकनीक लगा करके, हाँ, इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब कैसे ला सकते हैं, जैसे कि नदी का जल है, नदी के जल को हम नदी जो 12 महीना बहते रहती है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि पानी को रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ से नदियां गुजरी है ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, और डैम बना करके हम उससे ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, जल विद्युत उपयोग बना करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का परियोजना बहुत काफी कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए संसाधन के नियोजन क्या आता है। संसाधन के नियोजन क्या हो रहा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन है। विवेकपूर्ण मतलब क्या, हम जैसे तैसे उसका उपयोग नहीं करेंगे, नियोजित तरीके से उपयोग करेंगे। नियोजित तरीके से उपयोग करना मतलब क्या, देखिए झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सारे राज्यों में क्या है, कोयला का भंडार बहुत ज्यादा है। क्या बोले, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें कोयला का भंडार बहुत ज्यादा है ना। और जबकि बिहार का बात करें तो चूना पत्थर और पायराइट यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो यहाँ पर जल ज्यादा पाया जाता है, और राजस्थान का बात करें तो वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए इन अवस्था में झारखंड में कोयला पाया जाता है, कोयला से ही उस राज्य का विकास तो नहीं होगा, सिर्फ कोयला से ही विकास नहीं होगा। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो मतलब क्या एक कह सकते हैं कि झारखंड में बिहार में कोयला का अभाव है, तो झारखंड में चूना पत्थर और पायराइट का अभाव है। अब देखिए जैसे कि राजस्थान में जल का अभाव है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि जल बहुत ज्यादा मात्रा में है। मतलब क्या, देश के अनेक हिस्सों में ये बटा हुआ है। अब उसको एक तरह से एक हिसाब किताब लगा करके चलना ही क्या कहलाएगा, संसाधन का नियोजन। इसको डिटेल से पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संसाधन के नियोजन के बाद आता है भारत में संसाधन का नियोजन। ठीक है ना, भारत में संसाधन के नियोजन को पढ़ने के लिए हम इसको, ठीक है, संसाधन को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए कि पहला जो बांटे हैं, पहला भाग, तो देश के विभिन्न प्रदेशों की पहचान एवं सर्वेक्षण। अगर हमको ये पता चल जाएगा किस राज्य में कौन सा संसाधन है,
तो हमको ये उसका पहले सर्वेक्षण करना पड़ेगा किस राज्य में कौन सा संसाधन है या किस प्रदेश में कौन सा संसाधन है। अगर उसका पहचान हो गया है ना, उसका सर्वेक्षण हो गया है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मानचित्र तैयार करना तथा गुण मात्रा आकलन करना। तो देखिए पहले अगर यदि हम उसको पहचान कर लेंगे कि कौन कौन सा राज्य में या कौन कौन सा प्रदेश में क्या क्या खनिज पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसके बाद हमको ये करना पड़ेगा कि उसमें कितना मात्रा में गुण है। तो सबसे पहले मैप तैयार करना पड़ेगा, मैप किस राज्य में किस जगह पर खनिज पाया जाता है और किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मानचित्र तैयार करने के बाद उसमें किस मात्रा या गुण, उसमें कितना मात्रा का गुण है ना, और उसका मात्रा कितना है, कितना खनिज वहां से निकल सकता है, उसका आकलन करना, उसका मतलब कि अंदाजा लगाना। ठीक है, अब उसको इतना दोनों को काम करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, मूर्त रूप देने के लिए, मतलब कि उसको यूज करने के लिए, उसको निकालने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। इतना कुछ करने के बाद हमको ये रूपरेखा बनाना पड़ेगा कि उसको किस तकनीक के द्वारा, किस कौशल के द्वारा, कौशल मतलब होता है स्किल, किस स्किल के द्वारा और कौन सा संस्था उसको कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब कोई नॉर्मल आदमी है उसको जाकर के किसान है, उसको क्या पता वहां पर क्या करना है। ठीक है, तो किसान को नहीं, उस साइंटिस्ट का भी जो कैटेगरी होता है उस कैटेगरी के साइंटिस्ट को वहां भेजा जाएगा और उस टीम को बना करके टीम बनाया जाएगा और उसी टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, उस क्षेत्र में जो भी संसाधन पाया जाएगा तो उसको निकालने का काम करेगा। उसका रोड मैप तैयार करना ही क्या करेगा, नियोजन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इतना कुछ तो हो गया, संस्था भी बना लिया गया। ठीक है, पहले तो पहचान कर लिया गया, उसके बाद मानचित्र बनाया गया, कितना मात्रा में है उसका भी आकलन कर दिया गया, उसमें कितना गुण पाया जाता है ये भी आकलन हो गया। उसके बाद मूर्त रूप देने के लिए उसमें क्या क्या कौशल लगना चाहिए ये भी हम लोग आकलन कर लिए। संस्था कौन सा होगा इसको भी चुन लिए, प्रौद्योगिकी भी चुन लिए। लेकिन अगर यदि उसके लिए फंड नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो ये सारा काम खेल खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है इसका, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संस्थान विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना। अब देखिए क्या, अगर यदि राष्ट्रीय विकास योजना में अगर इन सारे बातों को जोड़ा ही नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा काम फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय विकास के साथ में इसको जोड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, इतना बात हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, संसाधनों का संरक्षण। इतना कुछ तो हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लें, कितना यूज है क्या है कर लिए, लेकिन इसका संरक्षण की जरूरत क्यों होता है। देखिए क्या है, संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब होता है उसको बचा करके रखना। अभी हम लोग बोल रहे थे किसी देश का अगर विकास होना है तो संसाधन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन अभी तुरंत बोल रहे संसाधन को हम बचा करके रखना भी जरूरी है। क्योंकि देखिए इतना जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण ये जो संसाधन है, जितने भी प्रकार का संसाधन, इन संसाधनों को अविवेकपूर्ण ढंग से है ना उसका यूज होते जा रहा है। समझ लीजिए कि एक प्रकार का लालच हावी होते जा रहा है इंसानों पर और संसाधन को बिना सोचे समझे उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए संसाधन को अब क्या वो है, संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण मतलब अपने विवेक से कि ये ठीक है, अगर इसको करेंगे, जैसे कि पेड़ काट रहे हैं, ठीक है ना, ये भी मेरा एक प्रकार का संसाधन है। हम दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों पेड़ को काट रहे हैं और उसके बदले हम पेड़ को लगा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेड़ लगाइएगा तब ना पेड़ को काटेंगे। लेकिन दिन प्रतिदिन पेड़ करते जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा धरती पर, तो इस तरह का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसी को अगर यदि हम इसको बचा करके रखेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, हम संरक्षण बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ संरक्षण आप समझ गए होंगे। अब देखिए संरक्षण के बारे में बहुत सारा व्यक्ति है जो कि अपना अपना राय दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। मतलब क्या, हमारे पास संसाधन तो है, ठीक है ना, संसाधन है, लेकिन उसको संसाधन को बचा करके कैसे रखेंगे इसके लिए कोई योजना अभी तक नहीं बना नहीं है, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है ना। अब देखिए नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, उस समय में मेघा पाटेकर आए और उसको बचाने का योजना बनाए। तो किसने चलाया था, नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर ने। चिपको आंदोलन, वन को काटा जा रहा था, उसमें क्या किया, सुंदरलाल बहुगुणा और इसके टीम ने मिलकर के क्या पेड़ों से चिपक गए और क्या हुआ, पेड़ को कटने से बचाए।
चिपको आंदोलन समझ में आ रहा है। वर्षा जल संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार, इसका विचार किसने दिया था? ये विचार है संदीप पांडे का, ठीक है ना। ये सारा चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। मतलब वर्षा को जल को संचय कर लेंगे, उस जल को क्या, जहां पर कृषि नहीं हो पा रहा है वहां पर क्या करेंगे, हम खेती कर सकते हैं। वर्षा का जल का संचय करेंगे तब, क्योंकि जानते हैं बारिश के मौसम में क्या होता है कि जहां तक पानी बिखरते रहता है, ठीक है। और उस बिखरे हुए पानी को अगर यदि हम इकट्ठा कर लें तो इकट्ठा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको खेती कर सकते हैं और हमारे पास अच्छा अन्न उत्पन्न हो सकता है। इतना समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए इसका। संसाधन संरक्षण की सर्वप्रथम वकालत किसने किया? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संसाधन संरक्षण की सर्वप्रथम वकालत किसने किया था? तो क्लब ऑफ रोम ने किया था। किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब किया था? तो 1968 ईस्वी में। क्या बोलेंगे? 1968 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लीजिए। संसाधन सर्वेक्षण की सर्वप्रथम वकालत जो करने वाला देश था तो था वो कौन था? क्लब ऑफ रोम। और ये कब किया था? तो 1968 में। अब देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें कुछ याद करने वाला चीज है, ठीक है ना, जो अभी के पुस्तक का जो लास्ट आखिरी पेज है उसमें दिया गया है, ठीक है ना, इस चैप्टर का। उसमें है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। एक ही पृथ्वी सम्मेलन को आपको याद रखना है, उसके बाद तीनों पृथ्वी सम्मेलन आपको खुद ब खुद याद रहेगा, ठीक है। इसका इस भी याद रखना, सिर्फ क्या करना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून के बीच में हुआ था। कितने 3 से 14 जून के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और हुआ था रियो डी जेनरो में। कहा हुआ था? रियो डी जेनरो में। याद रखना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहा हुआ था? तो रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो कहां पर? तो रियो डी जेनरो में। और कब हुआ था? तो 1992 में। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, विकसित और विकासशील दोनों देशों ने भाग लिया था। विकसित और विकासशील दोनों देशों के, अब देखिए लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और ये भाग इसलिए लिया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता जैसे 21 कार्यक्रम ऐसा था जिस पर हस्ताक्षर किया सभी ने और संयुक्त रूप से सहमति जताया था। याद रखना, इसका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, है ना, जैसे 21 इस तरह का 21 कार्यक्रम था जिस पर सभी देशों के 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और सभी ने सहमति जताया था। अगला है कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है ना, खास करके जो बिहार के स्टूडेंट है उसके लिए। कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, है ना, सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों स्वीकृति 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र। ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे UNCED। क्या बोलेंगे? UNCED, है ना। इसमें सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में तो राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे, मतलब कि जो देश से भेजे गए थे चुन करके, उसमें क्या होता है 800 पन्नों का 800 पन्ना वाला पेज था। उसमें कुछ लिखा गया था, बातें पर्यावरण के दृष्टि से कुछ बातों को लिखा गया था। उसमें सब कोई सहमत थे, स्वीकृत थे। मतलब क्या, सभी लोगों ने मतलब कि जितना भी लोग वहां पर गए थे वो सभी लोगों को उसको ये जो 800 पन्नों का जो घोषणा पत्र था उस पर सभी लोग सहमत थे, ठीक है। जब इतना सहमत था तो ये पर्यावरण पर सभी लोग सहमत थे, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, खर्च करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया। क्या किया? विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया। ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या एजेंडा 21 क्या है या कार्यक्रम 21 क्या है? इसमें लिखिएगा आप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में क्या हुआ, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा 800 पन्नों का घोषणा पत्र बना, जिसमें कि क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारा 21 एजेंडा बनाया गया था। और 21 एजेंडा में खर्च करने के लिए एक विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद हो गया। अब देखिए अगला क्या है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था। तो इसमें क्या कर देना है, 5 साल जोड़ देना है। क्या करना है, 5 साल जोड़ देना है। तो 92 में 5 जोड़ने क्या आ जाएगा, 97 हो जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं रखता, ये याद रखना जरूरी रहता है, ठीक है ना। तो 23 से 27 जून 1997 में पहला जो हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था, दूसरा क्या हो गया था, न्यूयॉर्क में हुआ था।
क्या हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क में हुआ था। ये क्यों हुआ था सम्मेलन, तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर वन संरक्षण हो या जैव विविधता हो, जिसका भी बारे में हो, उसका मूल्यांकन करने के लिए, मतलब उसमें कितना सुधार हुआ, कितना सुधार होने का जरूरत है, इसके लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। कब किया गया था, 1997 में। इतना बात समझ में आ गया। और इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, +5 सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या हुआ था, क्योटो सम्मेलन एक है। क्योटो सम्मेलन भी कभी कभी एग्जाम में आता है। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। मतलब दिवस तो वही है, मतलब कि साल तो वही है, ठीक है। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कहाँ हुआ था ये, तो जापान में हुआ था। याद रखना है, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो नामक शहर में हुआ था। उसमें लगभग 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें से 6 गैस था, है ना, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक माना गया था। उस पर क्या हुआ, सभी ने हस्ताक्षर करके, है ना, उस पर बैन कम करने का उसका निर्णय लिया था। तो पहला गैस देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC है, पर फ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साक्लोराइड है। इन 6 गैसों पर क्या हुआ, रोक लगाने के लिए, है ना, न्यूयॉर्क में, जापान में सम्मेलन हुआ था। इसे क्या बोलेंगे, क्योटो सम्मेलन बोलेंगे। एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा, क्योटो सम्मेलन क्या है, अगर पूछ दे एग्जाम में तो क्या करेंगे। तो 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के टोक्यो में, है ना, 159 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से 6 गैसों पर 6 गैसों को कम करने के लिए, मतलब कि कम यूज करने के लिए, उस पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए समर्थन किया था। जिसमें से पहला गैस था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन गैसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी देशों ने मान लिया था, ठीक है, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने। इतना क्योटो सम्मेलन समझ में आ गया। अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये 5 साल के बाद यहाँ हुआ, तो 5 साल के बाद इसमें भी जोड़ देना है। तो 1997 में 5 साल जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 2002 हो जाएगा। तो क्या हुआ था, ये 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला था। और ये जो चला था 2002 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में, है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पहला रियो डी जेनेरो में, है ना, दूसरा न्यूयॉर्क में, ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। कोई दिक्कत, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, इसका कारण क्या था, क्यों किया था, पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर सहमति हुआ था। इसमें मुख्य रूप से क्या था, पर्यावरण से संबंधित कितना अंतरराष्ट्रीय जो धारा है, 150 धाराओं पर सभी देशों ने सहमति जगाया था। अब देखो उसमें देखिए कितना, विभिन्न देशों से 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पर देखिएगा आप, तो 178 मात्र में हुआ था। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आ जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इस चैनल का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर टेस्ट उसमें मिलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।